हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 1 चल रहा है। 70 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे इसके। आइए 71 से करते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन है फैक्चुअल, जल्दी से हम लोग कर लेते हैं इसको। 71 है, निम्नलिखित में से किस शासक को सैंड्रोकोट्स एवं एंड्रोकोट्स कहा गया है? सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स की उपाधियां चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दी गई हैं। जस्टिन साहब चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स की पहचान देते हैं, उसी तरह प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स की पहचान देते हैं। बट इनका नाम हमें याद नहीं रखना है, ये लेस इंपॉर्टेंट है। बस ये ध्यान रखना है कि सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स किसे बोला जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित थे, ये हम सभी लोग जानते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में। क्लियर है? मॉडर्न हिस्टोरियन BC को BC न लिख के अब BCE लिखते हैं, उसी तरह AD को AD न लिख के ACE लिखा जा रहा है। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा और ACE का मतलब है आफ्टर कॉमन एरा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश को खत्म करके की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे? बिंदुसार, यानी उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार हुए, फिर बिंदुसार के बाद अशोक आए। ठीक है। और सबसे लास्ट भी पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त ये अंतिम शासक थे। हो जाएगा। चलिए 72 देखिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा था, मैं वीडियो रेगुलर नहीं दे पाता हूँ, डेली वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए रिकॉर्ड करना। नौकरी चाकरी करने का सीन आप लोग जान ही रहे हैं। हाँ, बट इतना जरूर कहेंगे कि एग्जाम से पहले इस टेस्ट सीरीज को ख़त्म कर लेंगे। बाकी हम लोग टेस्ट सीरीज में अभी तो प्रीवियस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन के लिए 2021 की टेस्ट सीरीज आप देख लीजिए। यूपी पीसीएस आरओ की टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने 2021 के लिए की थी, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ से MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन दोनों टेस्ट सीरीज को तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया था। तो जब तक वीडियो नहीं आता है 2022 वाला, तब तक इनको देखते रहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा और भी यूट्यूब पे लोग पढ़ा रहे होंगे, तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो, वहाँ फॉलो कर सकते हो। अल्टीमेटली हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो करना, चाहे आप यहाँ से कीजिए चाहे अदर सोर्स से कीजिए। चलिए फिर 72 कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक आर्टिफिशियल पोर्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे कुछ फैक्ट और छूट रहे हैं। जैसे अशोक के बारे में पूछा जाता है कि देवनाम प्रिय किसे बोला जाता है, या फिर प्रियदर्शी किसे बोला जाता है, तो ये अशोक के नाम है। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी अशोक को बोला जाता है। ये अशोक को दी गई उपाधियाँ हैं। समुद्रगुप्त को कविराज बोला जाता है, इनको कविराज की उपाधि दी गई थी। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट उपाधि इनके लिए, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे बोला जा रहा है? समुद्रगुप्त को। अब आ जाइए 72 पे। आर्टिफिशियल पोर्ट के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो भी मेजर पोर्ट हैं इंडिया के, उनको एक बार देख लेते हैं। पोर्ट्स के बारे में आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन दिख जाते हैं। कौन से पोर्ट्स वेस्ट साइड में लोकेटेड है, कौन से पोर्ट्स ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, और कौन आर्टिफिशियल है या फिर कौन नेचुरल है। इतने क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आप यहाँ पे इंडिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये अरब सी है, ये बंगाल की खाड़ी है। भारत का जो पूर्वी कोस्ट है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि ये छिछला है। छिछला यानी यहाँ पे पानी गहरा नहीं है, छिछला है, सैलो वाटर है। और पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पे सागर यहाँ पे गहरा है। याद रखना इस पॉइंट को। यानी पूर्वी तट को आप सैलो बोल रहे हैं और पश्चिमी तट को आप गहरा बोल रहे हैं। पानी इस तरफ गहरा नहीं है, गहरा नहीं है तो जहाँ जाएंगे तो फंस जाएंगे, उनके प्रोपेलर फंस सकते हैं मिट्टी में। समुद्र की तलहटी में यहाँ पे प्रोपेलर फंस सकते हैं। और जहाँ पे पानी गहरा है वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इससे ये हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूर्वी तट पे जो पोर्ट्स बनेंगे वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल होंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी गहरा नहीं है। वहाँ पे पानी गहरा बनाया जाएगा, उस जगह से मिट्टी को बाहर निकाला जाएगा ताकि वहाँ पे पानी गहरा हो सके और जहाज़ का प्रोपेलर या फिर पूरा जहाज़ मिट्टी में फंसे ना, धंसे ना। वेस्ट साइड में दिक्कत नहीं है, वहाँ पे पानी ऑलरेडी गहरा है, वहाँ पे ऐसा कोई भी इशू नहीं है। फिर भी उस तरफ भी आर्टिफिशियल पोर्ट बने हैं। इस फिगर को देखिए, ये मेजर पोर्ट्स हैं। आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। सबसे पहले कांडला पोर्ट को पकड़ लीजिए। कांडला गुजरात में, इसका पुराना नाम कांडला है, नया नाम दीनदयाल पोर्ट है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। मुंद्रा पोर्ट पोरबंदर, भावनगर, भरूच, सूरत, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रत्नागिरी, पणजी। इस तरीके से आप सारे एक बार देख लीजिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग एक बार मार्क कर ले रहे हैं, तो उनको देख लेना, पॉज कर लेना वीडियो और ऑब्जर्व कर लेना ठीक से। क्लियर है? अब देखना है हम लोगों की कौन से आर्टिफिशियल है, कौन से नेचुरल है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आर्टिफिशियल पोर्ट आपको विशाखापट्टनम दिख रहा है, चेन्नई दिख रहा है, तूतीकोरिन दिख रहा है और मैंगलोर दिख रहा है। ज़्यादा संख्या आर्टिफिशियल पोर्ट्स की किस तरफ दिख रही है? ईस्टर्न साइड में। और हम लोगों ने इसका रीज़न भी देखा। चेन्नई के बारे में ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, तो वो चेन्नई है। ठीक है। तूतीकोरिन का स्थान सेकंड है, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। चेन्नई फर्स्ट लार्जेस्ट है आर्टिफिशियल में। क्लियर है? अब हो जाएगा।
तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पूछा था, कौन सा हो जाएगा आर्टिफिशियल? तूतीकोरिन को अभी देखा ना आपने जस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांडला गुजरात, हल्दिया वेस्ट बंगाल, मैंगलोर कर्नाटका। चलिए 73 देखिए, इसमें वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। पीसीएस अगर इसको और इजी करना चाहेगा तो वो उस तरीके से पूछेगा, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो 4 ऑप्शन बना के दे देगा, एक ऑप्शन WHO का कर देगा कन्फ्यूज करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल के थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। इस फैक्ट को थोड़ा याद रखना है हम लोगों को। अब चूंकि संस्था का नाम न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव है, तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा कि इस रिपोर्ट में हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स को बनाने का जो आधार होगा वो गरीबी तो नहीं होगी, किसी देश की जीडीपी तो नहीं होगी, आय में असमानता तो नहीं होगी। यहाँ पे हेल्थ सिक्योरिटी को खतरा किससे बताया जा रहा है? न्यूक्लियर थ्रेट से, बायोलॉजिकल वेपन से, या फिर जो जैविक खतरे हैं जैसे पर्यावरणीय आपदाएं हुई। तो यहाँ पे ये बेसिस है इस इंडेक्स को बनाने का। जैसे भी रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हेल्थ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है ही ना। समझ आया? अब जल्दी से पढ़ लीजिए पहला पॉइंट है 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं का आकलन एवं बेंचमार्किंग है। सही है, लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने सीख लिया। सेकंड पॉइंट है, इसे NTI और जॉन हॉपकिंस सेंटर की साझेदारी में डेवलप किया जा रहा है। सही है, यह है रोकथाम, पता लगाना, रिपोर्टिंग, तीव्र प्रक्रिया, स्वास्थ्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुपालन और पर्यावरण जोखिम पर देशों का आकलन करता है। सही है, तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। आगे चले, आइए 74 देखिए। 74 में एसिड रेन के बारे में पूछा है, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। ये एसिड रेन क्या है? तो रेन में एसिड मिला दो, एसिड रेन हो गई। तो वर्षा तो बादलों से होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, बादलों में एसिड मिला दो। और ये एसिड मिला कौन रहा है बादलों में या फिर पर्यावरण में? ये सब काम कौन कर रहा है? कारखाने कर देते हैं, इंडस्ट्रीज कर देती हैं, पावर प्लांट कर देते हैं, इनमें लगी चिमनीज कर देती हैं, चिमनियों से निकलता हुआ धुआं कर देता है। कारखाने इंडस्ट्रीज़ के रेजिड्यू क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है। तो यही सब वायुमंडल में मिल जाते हैं। तो वायुमंडल से मिलेंगे तो वहाँ पर भी तो गैसें बैठी हैं, तो वहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा क्या ये सल्फर का ऑक्साइड या नाइट्रोजन का ऑक्साइड? बिल्कुल करेगा। वायुमंडल की गैसों से रिएक्ट करके H2SO4 बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायुमंडल से रिएक्शन करके NO3 बना देगा। और जब वर्षा होगी तो वर्षा फिर इन सबको समेटते हुए आएगी ना नीचे, तो ये एसिड रेन हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन में पढ़िए क्या लिखा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? भूदान मूवमेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि विनोबा भावे ने जो भूमिहीन किसान थे उनको भूमि वितरित करने के लिए मूवमेंट चलाया था। भूदान आंदोलन कुछ इस तरीके का था जैसे आपने गिव अप सब्सिडी मूवमेंट के बारे में सुना था मोदी जी का, कि भैया जिसको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है वो उस सब्सिडी को ना लें, क्योंकि आप तो ऑलरेडी समृद्ध हैं। अगर आप सब्सिडी नहीं लेंगे तो वंचित लोगों का दायरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे ही भू आंदोलन था, आप लिंक कर सकते हो यहाँ से भी, कि जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि भैया आपके पास इतना सारा ज़मीन है, कुछ इन लोगों को भी दे दीजिए। तो ऐसे दान में मिलता रहा, उनको काफ़ी ज़मीन भी मिली थी, हज़ारों एकड़ ज़मीन दान में मिल गई थी विनोबा भावे को, और उन्होंने फिर बांट दी थी गरीबों में। तो यहाँ पे स्टेट पूछा गया है, तो स्टेट तो हम लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में किस गांव से शुरू हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस गांव का नाम है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली ऐसा गांव था जहाँ पे पहला भूदान किया गया था। क्लियर है? तो भाई उस आदमी का नाम भी बहुत ज़रूरी है जानना जिसने पहला भूमिदान दिया था, वो है रामचंद्र रेड्डी। ये बहुत बड़े जमींदार थे, जमींदार ही होंगे ना, तभी ना दे रहे हैं दान में। चलिए हो जाएगा अपना 76 देखिए। कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? भ्रंश आप लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ बहुत सारी हैं इंडिया में। जैसे आप नर्मदा हमेशा पढ़ते रहते हैं, ताप्ती नदी के बारे में पढ़ते रहते हैं, दामोदर के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी की सारी नदियाँ रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं। रिफ्ट वैली को आप खाई की तरह समझ लीजिए, बहुत बड़ी खाई, बहुत गहरी खाई, उस खाई से कुछ दूरी तक नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पर दामोदर नदी और ताप्ती नदी ऐसी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बह रही हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्मनासा इंपॉर्टेंट रिवर है, कहाँ पे बहती है बताएंगे? बिहार की है, ये बिहार की रिवर है और गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। कर्मनासा नदी के बारे में बोला जाता है कि इसका पानी छूने से भी डरता है इंसान। कोयल रिवर ये झारखंड की रिवर है, झारखंड की रिवर है। झारखंड में एक नदी और है सोन रिवर, तो इस सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, हो जाएगा। 77 में पूछा गया अंडमान और निकोबार द्वीप में निर्मित संकल्प स्मारक के संबंध में हम लोग को बताना है। संकल्प स्मारक बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इमेज में। इस इमेज को देखिए, संकल्प स्मारक ये किसकी मेमोरी में बनाया गया है? सुभाष चंद्र बोस साहब की। और यहाँ पे आपको 3 शब्द लिखे दिख रहे हैं, निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान।
मैं जूम कर दे रहा हूँ तो आपको दिखेगा। निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान। याद रखना इन शब्दों को, काम आएगा पेपर नंबर 4 में, इथिक्स में। जैसे सत्य और अहिंसा ये मोरल वैल्यूज़ थी गांधी जी की, उसी प्रकार निष्ठा, कर्तव्य, बलिदान मोरल वैल्यूज़ थी सुभाष चंद्र बोस साहब की, जिस पे वो हमेशा अडिग रहे। ठीक है, अंडमान निकोबार में बनाया गया है। पहला स्टेटमेंट, यह भारतीय राष्ट्रीय सेना के जवानों के संकल्प और उनके असंख्य बलिदानों के लिए एक श्रद्धांजलि है। सुभाष चंद्र बोस साहब के साथ साथ ये भारतीय राष्ट्रीय सेना के जवान हैं, उनके लिए भी एक श्रद्धांजलि है। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट है, 30 दिसंबर 1943 को भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वारा पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, सही बताना था, सी पॉइंट सही है। चलें आगे, आइए 78 देखिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली लॉन्च संपन्न सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म जाने रहेंगे तो इजी हो जाएगा। और इस सिस्टम से पेंशन धारकों को पेंशन की जानकारी मिल सकेगी। चूँकि ये सॉफ्टवेयर है और जानकारी मिल रही है तो क्या होगा, पोर्टल होगा ना, कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम। दिख रहा है, जूम कर दें, देखिए दिख रहा है क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम। एक तरह से पेंशन का स्टेटस जानने के लिए पोर्टल बनाया। यहाँ पे देखो, पीएम संपन्न योजना पोर्टल पेंशन स्टेटस, तो यहाँ पे देख लीजिए, सी ऑप्शन पढ़िए, पेंशन सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 79 में पूछा गया है, असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, इसको एनसीएम भी बोलते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था, और ख़त्म कब हुआ था ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, चौरी चौरा घटना के बाद ही ख़त्म हो गया था। गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। और चौरी चौरा घटना कब हुई थी, 5 फरवरी को, ये डेट भूलना नहीं है, 5 फरवरी 1922 को, 2 साल चला ये मूवमेंट। तो ये ख़त्म करने की घोषणा कहाँ से की थी, एनसीएम को ख़त्म करने की घोषणा कहाँ से की गई थी, चौरी चौरा घटना जैसी हुई, गांधी जी ने एक बैठक बुलाई थी, कांग्रेस कार्य समिति जिसे बोलते हैं, वो समिति हुई थी बारदौली में। बारदौली में ही एनसीएम को ख़त्म करने के लिए प्रपोजल लाया गया था। ठीक है, इसको बारदौली प्रपोजल भी बोलता है, याद रखना, बारदौली प्रपोजल। अब पहला पॉइंट पढ़िए, जलियांवाला बाग मासेकर के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। गलत लिखा है ना, क्योंकि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण नहीं हुआ था, ये चौरी चौरा की घटना के कारण हुआ था। दूसरा पॉइंट है, एनसीएम 1920 में शुरू किया गया था और 1922 में समाप्त हुआ था। ये तो सही है, हम लोगों ने सीखा यहाँ पे, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला पॉइंट गलत है, दूसरा सही है। तीसरा पॉइंट है, बारदौली प्रस्ताव में, इसी की बात जो हम लोग कर रहे थे अभी, बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की, ये भी सही है। डी पॉइंट है, इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया, ये भी करेक्ट है, क्योंकि एनसीएम के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था ना, तो जैसे ही एनसीएम खत्म हुआ तो खिलाफत मूवमेंट भी सिग्निफिकेंट नहीं रहा। तो यहाँ पे गलत पूछा था, गलत पहला पॉइंट है। आगे चलें, आइए 80 देखिए। निम्नलिखित में से किसने मानव विकास की अवधारणा प्रतिपादित की, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आसान सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल पढ़ते रहते हैं हम लोग। ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट डॉक्टर महबूब उल हक ने प्रतिपादित किया था, इंट्रोड्यूस किया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81 देखिए, कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची संबंधित है। इस पिक्चर को देखिए, इस रिपोर्ट को जारी कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नोटिफाइज सेकंड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। इस लिस्ट का नाम पहले नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट हुआ करता था, नकारात्मक आयात सूची, लेकिन इसका नाम चेंज करके अब पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट कर दिया गया। और इस सूची को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, स्वदेशीकरण को प्रमोट करने के लिए। डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट की सूची जारी करती है, और उस सूची में जितने भी प्रोडक्ट हैं, डिफेंस प्रोडक्ट हैं, जो रेसिपी दिया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट हम अपने खुद के सोर्स से ही बनाएं, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि स्वदेशीकरण को प्रमोशन मिले, प्रमोट हो। तो ठीक है, याद रखना, ये डिफेंस प्रोडक्ट से संबंधित लिस्ट है, तो ऑब्वियसली रक्षा मंत्रालय इसको जारी करेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 82 देखिए। 82 में क्या है, शुंग वंश के बारे में पूछा गया है। आपने पिछले क्वेश्चन में नंद वंश देखा था, नंद वंश को ख़त्म करके मौर्य साम्राज्य आया था, ये भी आपने जाना था, मौर्य साम्राज्य आया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ तो शुंग वंश आ गया। ठीक है, शुंग वंश आ गया। मौर्य वंश का अंतिम शासक आप बृहदत्त को जानते हैं, यहाँ पे बृहदत्त का टाइम खत्म और शुंग वंश की एंट्री। एंट्री किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और पहला पॉइंट पढ़िए, इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है, शुंगों की राजधानी विदिशा थी, विदिशा भी थी और साथ साथ में पाटलिपुत्र भी थी। पाटलिपुत्र क्यों थी, क्योंकि पाटलिपुत्र राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की, मौर्य वंश की। तो यहाँ पे इनकी 2 कैपिटल थी, विदिशा भी थी, पाटलिपुत्र भी थी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा पॉइंट है, कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग के सम्मान में मालविका अग्निमित्रम की रचना की। देखो, इसी क्रिएशन में नाम भी लिखा है, अग्निमित्रम। तो अग्निमित्रम के सम्मान में ये रचना की गई थी कालिदास के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के सम्मान में नहीं।
तो ये गलत हो गया। कभी कभी सेपरेटली भी पूछ लेता है कि मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है, तो कालिदास याद रखना। पुष्यमित्र सुंग का उत्तराधिकारी था अग्निमित्र। फिर अग्निमित्र के जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए भागभद्र। भागभद्र के समय में यूनानी दूत हेलियोडोरस आया था। कहाँ पे आया था? विदिशा में आया था। और हेलियोडोरस ने ही विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। विदिशा में एक जगह है बेसनगर, बेसनगर का स्तंभ पूछता है कई बार। चौथा पॉइंट पढ़िए, देवभूति के शासनकाल में यूनानी दूत हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। तो ये गलत है, देवभूति के शासनकाल में नहीं था, भागभद्र के शासनकाल में था। देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है, जैसे मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त थे। हो जाएगा, तो चौथा पॉइंट भी गलत है। यहाँ पे सही बताना था तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 83 देखिए, 83 में ड्रेविडियन रॉक सिस्टम के बारे में पूछा है। द्रविड़ क्रम की चट्टानें जो हैं उनको कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम भी बोला जाता है। और कार्बोनिफेरस रॉक दुनिया की ऐसे रॉक सिस्टम है जहाँ पे कोल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है, हाई क्वालिटी कोल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब यहाँ पे कोल फॉर्मेशन हो रहा है तो इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? बिल्कुल पाए जाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कार्बोनिफेरस रॉक्स जो हैं उनमें फॉसिल रिच मात्रा में होता है, जीवाश्म प्रेजेंट होते हैं। और आप इनका वितरण देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको हिमालय और गैंगेटिक प्लेन दिखेगा। हिमालय और गैंगेटिक प्लेन में द्रविड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत के पेनिनसुलर रीजन में नहीं पाई जाती हैं ड्रेविडियन रॉक सिस्टम। क्लियर। कहाँ पे पाई जा रही हैं? हिमालय और गैंगेटिक प्लेन में। अब पहला पॉइंट पढ़िए, द्रविड़ क्रम की चट्टानें बड़ी मात्रा में भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में द्रविड़ क्रम की चट्टानों का बहुत कम भाग देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा लिखा है इसलिए गलत हो गया। मेजर डिस्ट्रीब्यूशन इस जोन में है, हिमालय और गैंगेटिक प्लेन में। दूसरा पॉइंट है, द्रविड़ क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। आर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा? डी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 84 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, कई बार हम लोग इसको सीख चुके हैं। हिमालय के बारे में पूछा गया है, भारत की जलवायु को किस प्रकार से हिमालय माउंटेन अफेक्ट करता है। पहला पॉइंट पढ़िए, यह दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावी ढंग से रोकता है जिसके कारण वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहे हैं तो आप साउथ वेस्ट मानसून के बारे में परिचित हैं। और इन मानसूनी हवाओं को हिमालय पर्वत रोकने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये मानसूनी हवाएं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ही रहती हैं, ये बाहर आउटफ्लो नहीं हो पाती हैं। तो मानसूनी हवाएं भारत के अंदर ही रहेंगी तो यहीं पे वर्षा करेंगी। तो मान लो अगर हिमालय नहीं होता तो ये मानसूनी हवाएं बाहर निकल जाती और भारत के अंदर वर्षा नहीं हो पाती। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिमालय माउंटेन्स का। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है, मध्य एशिया की शीत महाद्वीपीय वायु राशियों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। आप साइबेरियन हवाओं के बारे में पढ़े होंगे, मिडिल ईस्ट की कोल्ड करंट के बारे में भी पढ़े होंगे। इन ठंडी हवाओं को भी हिमालय माउंटेन ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, जिसकी वजह से ये ठंडी हवाएं भारत के अंदर नहीं आ पाती हैं, इंडियन टेरिटरी में एंटर नहीं कर पाती हैं। सोचिए अगर ये कोल्ड करंट इंडियन टेरिटरी में एंटर कर जाएं तो फसलों को कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। शायद हम लोग कृषि प्रधान देश भी नहीं कहे जाते, क्योंकि एग्रीकल्चर को तो ये सब चौपट कर देता कोल्ड करंट। तो दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है, यह जेट धारा को 2 शाखाओं में विभाजित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी भारत में मानसून लाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जेट स्ट्रीम यहाँ पे 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और वो किसके कारण हो रहा है? ये हिमालय माउंटेन के कारण हो रहा है। उसकी वजह से जेट स्ट्रीम की एक धारा इंडियन टेरिटरी में आ जाती है और ये मानसून लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये वाली स्ट्रीम जो अंदर इंडियन टेरिटरी में एंटर कर रही है। तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। समझ आया? चलिए 85 देखिए। 85 में क्या पूछा है, हाल ही में समाचारों में देखे गए क्विटीसुका सचिका रूम का संबंध किससे है? ये एक न्यू रेप्टाइल की प्रजाति खोजी गई है। यह एक रेप्टाइल है और कार्निवोर फिश है। इसको इमेज पे देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस फिगर को देखिए, देखने में तो ऐसा लग रहा है ना जैसे ये बहुत प्राचीन जानवर है। इसको भी हाल ही में देखा गया है और ये आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, न्यूली डिस्कवर्ड मैराइन रेप्टाइल। पहला पॉइंट पढ़िए, यह असम में पाई गई रेप्टाइल की एक न्यू स्पीसीज है। तो असम में नहीं पाई गई है, ये कोलंबिया में देखी गई है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट पढ़िए, यह अंतिम जीवित इथियोसौर प्राचीन जानवर जो जीवित स्वॉर्ड फिश की तरह दिखते हैं में से एक है। इस फिगर को देखिए, ये इथियोसोरस प्रजाति के आपको यहाँ पे जीव दिख रहे हैं। और उससे पहले जो इमेज देखी थी जिस प्रजाति की अभी खोज की गई है वो भी काफ़ी हद तक इसी तरह दिख रही है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, पहला गलत हो गया। तो आपने क्विटीसुका को देखा और इथियोसोर को देखा, ये लगभग एक जैसे दिखते हैं, तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। आगे चलें भाई 86 देखिए।
कथन कारण का क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है महात्मा गांधी सेकंड गोलमेज राउंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। देखिए यहाँ पर दो एक्टिविटी की बात हो रही है, गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 1931 में, यानी लगभग 8 महीने बाद सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस हुई समझौते के बाद। इस समझौते में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, वो आप जान लीजिए। इस समझौते में सहमति बनी थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाएगा और गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे ऑर्डिनेंस ऐसे बने हुए थे जो कांग्रेस की एक्टिविटी को रोकते थे। तो इस समझौते में ये भी सहमति बनी थी कि ये सभी जो ऑर्डिनेंस हैं जो कांग्रेस की एक्टिविटी को रोक रहे हैं, इनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि इस समझौते में राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने के लिए भी बात की गई थी, इसलिए गांधी जी ने सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, इसका कारण पढ़िए। कारण में लिखा है कि सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की भागीदारी 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम थी। आपने समझौते की बातें सारी देखी, उसमें पार्टिसिपेशन की बात की गई थी, ठीक है। तो कारण सही है, तो कारण भी सही है और कथन भी सही है और वो स्पष्टीकरण भी दे रहा है, ये पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे सिर्फ पार्टिसिपेशन ही पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं और पूछ लेता है कि किस किस ने भाग लिया था या फिर किस किस ने भाग नहीं लिया था। तो आपको याद रखना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में JL नेहरू ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उनको याद रखना। गए तो काफ़ी लोग थे लंदन में, 31 लोग गए थे, जिसमें से एक तो खुद गांधी जी थे। आपको सरोजनी नायडू का भी नाम याद रखना है, आपको एनी बेसेंट का नाम याद रखना है, आपको मदन मोहन मालवीय साहब का भी नाम याद रखना है, अम्बेडकर साहब भी थे, BR अम्बेडकर साहब भी थे और महादेव देसाई। चलिए 87 देखिए। 87 में मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो इनके सारे फीचर्स तो मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा। इनकी करेक्टरिस्टिक्स हमेशा पूछता रहता है, फीचर्स हमेशा पूछता रहता है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कैसे फंक्शन करते हैं, क्या इनके फीचर्स होते हैं, इनके बारे में जो एक कॉमन सी बात है, हम सभी लोग जानते हैं कि ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होता है। सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट यानी ये खारे पानी में अपने आप को सर्वाइव कर ले जाते हैं। इसको हिंदी में लवण सहिष्णु पौधे बोलते हैं। आप इनके और भी फीचर जानते हैं, जैसे इनकी जड़ें पानी के अंदर होती हैं। जड़ों के पानी के अंदर होने के कारण ये जड़ें पानी के अंदर मिट्टी को बांधे रहती हैं, तटबंध करने में हेल्प करती हैं। बहुत सारी स्पीसीज इन्हीं जड़ों में अपना बसेरा भी बनाती हैं। देखिए इस फिगर को देखिए, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट की जड़ें, रूट्स आपको पानी के अंदर विजिबल हो रही हैं। आपने इन प्लांट्स के बारे में एक फीचर पढ़ा है, ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, लेकिन ये फीचर उनके अंदर होता कैसे है, सॉल्ट को टॉलरेट वो कैसे कर ले जाते हैं। ज़्यादा नमक में सर्वाइव करने का एक ही कारण है, वो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, सॉल्ट ग्लैंड्स। इसका मतलब ये है कि इन प्लांट्स में जब नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पत्तियों के माध्यम से सॉल्ट सीक्रेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आपने इनके रूट्स के बारे में भी पढ़ा है कि इनकी रूट्स पानी के अंदर भी होती हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना है कि इनकी कुछ जड़ें पानी के बाहर भी होती हैं, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। न्यूमेटोफोर्स का मतलब है ये सांस लेने वाली जड़ें होती हैं, ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं इसे, ठीक है। कभी कभी सिंपल यही पूछ लेता है कि न्यूमेटोफोर्स जड़ें किस प्रकार के प्लांट्स में पाई जाती हैं, तो आप मैंग्रोव याद रखें। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू द स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ द न्यूमेटोफोर्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और बाकी पूरे प्लांट में सप्लाई हो जाता है। इतनी बातें थी, ठीक है, हो जाएगा। तो पहला पॉइंट पढ़िए। पहला पॉइंट है ये दुनिया के केवल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप मैंग्रोव फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो सारा जोन जो लाई करता है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में ही लाई करता है। ज्वार भाटे से जो मिट्टी का कटाव होता है वो कटाव भी नहीं हो पाता है इनकी जड़ों के द्वारा। ये काफ़ी हद तक सॉइल इरोजन को रोकती हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है गुदेदार पत्तियाँ, धसा, रंध्र, वायवीय शोषण। इससे बेटर है कि इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, इतना कठिन कठिन शब्द है। वायवीय शोषण यानी आपने जो न्यूमेटोफोर्स देखे थे ना अभी, वही उसी की बात कर रहे हैं। वायवीय शोषण जड़ें, जरायुस्ता, अवस्तंभ मूल, बट्रेस रूट्स इसकी विशेषता है। अभी फिगर में आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सेकंड पॉइंट करेक्ट है। तीसरा पॉइंट पढ़िए, इन इंडिया वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट कवर ऑफ मैंग्रोव्स। मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। हम लोग पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। 42% लगभग है, तो 42% बहुत ज़्यादा मात्रा है एक किसी स्टेट में। तो पहला स्थान वेस्ट बंगाल का है, दूसरा स्थान गुजरात का है, ठीक है, दूसरा स्थान गुजरात का है और तीसरा स्थान है अंडमान एंड निकोबार का।
लेकिन यहाँ पे सेकंड स्थान ही अंडमान निकोबार का बता रहा है। भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का सर्वाधिक आवरण है, उसके बाद अंडमान और निकोबार में, तो ये गलत है, गुजरात में है। तो थर्ड पॉइंट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। सही बताना था, डी पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, चलिए 88 देखें। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनका कोयला भंडारण के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। कोल रिजर्व के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो कोल रिजर्व पूछ लेते हैं और दूसरा कोल प्रोडक्शन पूछ लेते हैं। कोल रिजर्व का मतलब है कि प्रकृति ने किसकी ज़मीन के नीचे कितना कोयला दिया है, और प्रोडक्शन का मतलब है कि उस ज़मीन से कोयला कौन कितना ज़्यादा निकाल पा रहा है। और आप लोगों ने ज्योग्राफी में अच्छी तरीके से पढ़ा है कि कौन सा रॉक सिस्टम है जहाँ पे कोल का रिजर्व बहुत ज़्यादा है। आपने गोंडवाना रॉक सिस्टम पढ़ा है। गोंडवाना रॉक सिस्टम किसके लिए जाना जाता है? कोल के लिए जाना जाता है। इसका मतलब ये भी है कि गोंडवाना रीजन में ही ये सारे स्टेट आ रहे होंगे। तो कोल रिजर्व के रिगार्डिंग आप ये ऑर्डर याद रखें। झारखंड सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है, फिर उड़ीसा के पास है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के पास है। पहला ऑप्शन करेक्ट है, हो जाएगा। 89 देखिए तब, ई दाखिल, इंग्लिश में भी ई दाखिल ही लिखा है। ई दाखिल के संबंध में बताना है। यहाँ पे देखिए, लॉन्च ऑफ ई दाखिल पोर्टल बाय नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। तो डिस्प्यूट रेड्रेसल से आप लोग मतलब समझ रहे होंगे, समस्या का निदानीकरण। अब कंज्यूमर को थोड़ा हेल्प हो गई है। किस तरह की हेल्प? वो ई फिलिंग कर सकता है, कंप्लेंट को ऑनलाइन फाइल कर सकता है ई दाखिल पोर्टल के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईजी एंड सिंपल ई फिलिंग प्रोसेस फॉर कंज्यूमर कंप्लेंट्स। ठीक है, बस इतना ही जानना है। ई दाखिल कंप्लेंट फिलिंग में डीजी किसके द्वारा किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसी डिपार्टमेंट के अंडर वो काम कर रहा होगा कमीशन, जिस कमीशन का भी हम लोग नाम पढ़े थे, डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, नेशनल लेवल का जो है कंज्यूमर के लिए। चलिए पहला पॉइंट देखिए, ई दाखिल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी द्वारा विकसित किया गया। अब चूंकि टेक्निकल काम है, पोर्टल है, सॉफ्टवेयर है, तो ये सभी काम गवर्नमेंट के एनआईसी ही करता है। तो इस पोर्टल को डेवलप एनआईसी ने किया है। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है, यह कंज्यूमर और उनके अधिवक्ताओं को उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है। और आप एक एक्ट के बारे में तो जान ही रहे होंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से लागू भी है। तो ये अधिकार मिल कैसे रहा हम लोगों को? इस एक्ट के तहत मिल रहा है, इस अधिनियम के तहत मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों ठीक हो जाएगा। सही पूछा था, सी ऑप्शन। आ जाइए 90 कीजिए। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? एक शासक थे, मुबारक शाह। कौन से वंश के थे बताएंगे? मुबारक शाह सैयद वंश के थे। इन्हीं के वंश में एक लेखक हुआ करते थे, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और इन सब किताबों में रहता क्या था? मुबारक शाह का जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल हिस्ट्री होगा उसके बारे में लिखा गया है। यानी मुबारक शाह के शासनकाल के बारे में इसकी जानकारी है। डी ऑप्शन करेक्ट।